हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी। कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी में सबसे पहले आता है बेसिक्स ऑफ कॉस्ट। तो एक एक करके स्टडी करेंगे। बड़ी सारी टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को लेके। तो आज बेसिक्स ऑफ कॉस्ट की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सबसे बड़ी बेसिक टर्म जो है व्हाट इज़ कॉस्ट। अब कॉस्ट निकालना लोग सीखते हैं, लोग कॉस्ट निकालते हैं, पर ये नहीं पता कॉस्ट होती क्या है। तो लेट्स सी, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट निकालना आपको आता है, पर अगर कॉस्ट क्या है उसके बारे में बताइए। अब सबसे पहली चीज़ है, इसकी स्टेटमेंट को अब हम ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड है इसके अंदर एक्सपेंडिचर, incurred or attributable. Now what does it mean? इसका मतलब है कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर होता है। कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है या कैपिटल एक्सपेंस होता है? ओके, इनकर्ड एंड एट्रीब्यूटेबल में क्या अंतर है? टू ए स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, इसका क्या मतलब है? तो वन बाय वन एक एक करके देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर काफी सारे एक्सपेंसेस आते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस जो है बिजनेस लेवल पे होते हैं, एंटिटी लेवल पर। मतलब एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड में मान लो प्रोडक्ट बनते हैं ए बी सी डी। सो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट एंड सी प्रोडक्ट, डी प्रोडक्ट। अब जो P&L अकाउंट है, अगर यहाँ पर रॉ मटेरियल है तो वो सारा ABCD का कंबाइंड होता है। अगर यहाँ पर सैलरी है तो वो कंबाइंड होती है। अगर वो रेंट है कंबाइंड होता है। इलेक्ट्रिसिटी है वो कंबाइंड होती है। सो P&L हैज एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस P&L के अंदर होते हैं। पर हमारा क्वेश्चन ये है कि जब कॉस्ट निकलती है और जब कॉस्ट निकाली जाएगी तो ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग, डी की अलग। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर्स दोज आर एज पर P&L अकाउंट, इनकर्ड मींस दोज आर ऑलरेडी देयर, और एट्रीब्यूटेबल इसके ऊपर आते हैं। तो P&L अकाउंट के अंदर जितने सारे एक्सपेंस हैं उनमें से ए के लिए जो भी रिलेवेंट हैं, बी के लिए जो भी रिलेवेंट हैं, सी के लिए, डी के लिए। इसका मतलब टू स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, इसका मतलब कॉस्ट जो होती है वो किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट या एक सर्विस या एक प्रोसेस, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट के रिलेशन में होती है। कॉस्ट कभी भी आइसोलेशन में नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंडिचर विच इज देयर एज पर P&L अकाउंट विच कनेक्ट्स टू ए शुड कम अंडर ए। मतलब ए से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं जो P&L के अंदर हैं आप उनको पिक कीजिए। बी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप P&L से पिक कीजिए, सो एंड सो फोर्थ। इसका मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो गया। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद ए एज पर P&L अकाउंट। अब ये एट्रीब्यूटेबल का क्या मतलब है? एट्रीब्यूटेबल का मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए कई सारे एक्सपेंसेस जो P&L में नहीं है पर फिर भी वो आएंगे प्रोडक्ट पे। कैसे? एक ओनर है बिजनेस का, उसका अपनी बिल्डिंग है, उसने रेंट पे जो है दी हुई है बिजनेस को। मतलब बिजनेस इज यूजिंग लैंडलॉर्ड्स प्रेमिसेस और रेंट नहीं दिया जा रहा। तो रेंट नहीं दिया जा रहा, तो अगर वो ड्यू नहीं हो रहा है रेंट, क्योंकि ओनर ने अपनी बिल्डिंग ऐसे ही दे दी है, तो रेंट ड्यू नहीं हुआ, रेंट P&L में नहीं आया और ओनर उसको क्लेम नहीं कर रहा है। सो दैट इज नॉट इन P&L बट that is one of the expenditure which would have been there had this building not belong to owner। मतलब अगर ये बिजनेस ओनर की बिल्डिंग की नहीं होता, कोई और बिल्डिंग ली जाती और उस बिल्डिंग का रेंट देना पड़ता, तो वो जो रेंट होता that would be called attributable one thing। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ एक्सपेंसेस P&L के अंदर हो सकता है ना हो, बट उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बनने में उन्होंने हेल्प की हो, तो उसके हम नोशनल एक्सपेंसेस को लेते हैं। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, कौन से एक्सपेंस? एक्चुअल और नोशनल। तो दोनों एक्सपेंस, वो सारे एक्सपेंस P&L के अंदर हो भी सकते हैं, वो P&L के अंदर नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब
जो प्रोडक्ट ए है अगर हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो हो सकता है बहुत सारे एक्सपेंस P&L के इससे रिलेट ही ना करते हो, तो उनको हम नहीं लेंगे। जो ए से रिलेट करते हैं वो लेंगे, प्लस कुछ ऐसे एक्सपेंस जो P&L में है ही नहीं बट वो ए को रिलेट करते हैं, जैसे हमने रेंट का एग्जांपल लिया। इसी तरह से एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। किसी बंदे ने हमारा नॉन बंदा था, उसने ऑनर खुद था, उसने काम किया और वो काम किया जो कोई एम्प्लॉय को करना चाहिए था, इसका मतलब उसने रिप्लेस करा और पैसे नहीं लिए। ऑनर का कोई रिलेटिव आया, उसने बिजनेस में काम किया और पैसे नहीं लिए फॉर एनी रीजन, और वो ड्यू भी नहीं होते हैं, मतलब इट इज नॉट एन एक्सपेंस, पर वो नोशनल होंगे क्योंकि अगर वो ऑनर का बंदा या ऑनर नहीं होता तो उसकी जगह कोई ना कोई और बंदा काम करता, तो जितना उस बंदे का सैलरी होना चाहिए उतना हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर ऑन और एट्रीब्यूटेबल। नाउ कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कई सारे एक्सपेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए और इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बी और सी और डी, और कई बार वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, कॉमन भी हो सकते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस को किसी एक बेस के ऊपर ए बी सी डी में बांटा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रेंट इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल। रेंट एक ऐसा एक्सपेंस है जो कंबाइंड होता है, चारों प्रोडक्ट एक ही जगह बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रेंट है एक कॉमन है और सारी जगह वो यूज हुई है चारों प्रोडक्ट बनने में, तो किसी एक बेस के ऊपर विच इज कनेक्टेड विद ए बी सी डी ऑल, तो वो किसी एक अच्छे रेशो, कोई ऐसा रेशो जो लॉजिकल है, विच डिफाइंस कि ए बी सी ने कितना यूज किया है, उसके हिसाब से उनमें बांटा जाता है। तो इनकर्ड, एट्रीब्यूटेबल, एक्चुअल और नोशनल, ये सारे वर्ड्स हैं जो थ्योरी में कई बार अलग अलग जगह पर आते हैं। साथ साथ हमने बोला स्पेसिफाइड, मतलब कॉस्ट कभी भी आइसोलेशन में नहीं निकलती, कॉस्ट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग, एंड दैट समथिंग कुड बी व्हाट, दैट समथिंग कुड बी ए प्रोडक्ट। अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अगर एक डॉक्टर अपना सर्विसेज दे रहे हैं, एक टीचर अपनी सर्विस दे रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, कोई कंसल्टेंट अपनी सर्विस दे रहा है, तो हम बोलेंगे कौन सा कंसल्टेंट की सर्विस है, कौन सी वाली सर्विसेज है, स्पेसिफिक। इसी तरह से प्रोसेसेस, एक्टिविटीज होती हैं। मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, कोई चीज़ रिपेयर करना हो सकता है, हम लोग जाते हैं कहीं पर सर्विसिंग कराते हैं, वो एक एक्टिविटी है। प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो सकते हैं, रेलवेज के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, मेट्रोज के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। स्पेसिफिक, सो कॉस्ट इज ऑलवेज रिलेशन टू स्पेसिफिक ईदर प्रोजेक्ट, प्रोसेस, एक्टिविटी, प्रोडक्ट, सर्विस। नाउ एंड दैट टू, सो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि कॉस्ट आइसोलेशन में कहीं से निकल के नहीं आती, कॉस्ट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू स्पेसिफिक थिंग। दूसरा, कॉस्ट कहाँ से आती है? P&L से आती है। मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट कम्स फ्रॉम P&L, मतलब P&L के एक्सपेंसेस ही कॉस्ट बनते हैं, बट वो कौन से एक्सपेंसेस कॉस्ट बनते हैं? जो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट या एक्टिविटी से कनेक्टेड होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर कॉन्सेप्ट, और काफी इंटरचेंजेबल तरीके से यूज होता है। कॉस्टिंग क्या है? तो कॉस्ट और कॉस्टिंग में क्या अंतर है? लेट्स अंडरस्टैंड। इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। कॉस्टिंग मीन्स टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। तो हमने अभी लास्ट ईयर में देखा कि हम जो कॉस्ट है उसमें क्या करते हैं, रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स को इकट्ठा करते हैं, एक जगह जोड़ देते हैं। अब वो कौन कौन से तरीकों से जोड़ा जाता है, क्या क्या किया जाता है उसके अंदर, उस सारी की सारी प्रोसेस को बोला जाता है कॉस्टिंग। द एंटायर प्रोसेस वी कैरी आउट टू आइडेंटिफाई एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द P&L, पुटिंग इट अंडर A, B, C, D, लुकिंग एट कि कौन सा ए को रिलेट करती है, कौन सा बी को, कौन सा सी को, डी को, ये सारी जो प्रोसेस है, टेक्निक्स हैं, इन सबको हम बोलते हैं कॉस्टिंग। ओके, कुछ जो प्रोमिनेंट टेक्निक्स हैं वो हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग, थोड़ा आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड एंड कॉस्टिंग। मतलब कई सारे कॉस्टिंग के टेक्निक्स हैं, कई अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हम इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, और रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है उनको पिक करके एक जगह ऐड करके कुछ एक्सरसाइजेस फॉलो करते हैं, जिससे हम कॉस्टिंग डिराइव करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टर्म विच इज अनदर वेरी जेनरिक टर्म, कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं, वेरी सिंपल। अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टर्म हमने सुनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो हमारी अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है। यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब
अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। तो अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट का मतलब जो भी कॉस्ट है उसको हम डबल एंट्री सिस्टम से कैसे रिकॉर्ड करें अपनी बुक्स में। ठीक है, वेरी सिंपल। शुरुआत कहाँ से होती है? कॉस्ट इनकर होगी एज पर P&L, फिर बाद में कॉस्टिंग की टेक्निक्स लगाई जाएंगी और कॉस्ट डिराइव होगी एंड देयर आफ्टर वी डू अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। अगली टर्म देखते हैं। एक टर्म है कॉस्ट अकाउंटेंसी। थ्योरी में ये सारे कई बार कंपैरेटिव स्टडी में भी आते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कॉस्टिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। ओके, कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब इट्स ए कॉन्सेप्ट, इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ थिंग्स। मतलब एप्लीकेशन के सारे तरीके, रूल्स, मेथड्स, टेक्निक्स, कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिट तक। तो पूरी कॉस्टिंग की जो कहानी है, पूरी अम्ब्रेला ऑफ कॉस्टिंग, मतलब दिस इज द एंटायर ट्री ऑफ कॉस्टिंग। तो कॉस्ट के कैलकुलेशन से लेके, कॉस्ट की टेक्निक्स को अप्लाई करने से लेके, कॉस्ट के जो पूरा का पूरे सारे मेथड्स लगाने से लेके, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मिनिमम रखा जाए, कौन से एनालिसिस किए जाए जिससे हम लोग कॉस्ट को पूरी तरह से क्लासीफाई कर पाएँ, देख पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ, और साथ साथ कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचे। तो एंटायर अम्ब्रेला, एंटायर ट्री ऑफ कॉस्टिंग इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। हम देखते हैं, समझते हैं व्हाट इज कॉस्ट यूनिट। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉस्ट यूनिट फंडामेंटल थ्योरी पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, और इसको हमारे को समझना पड़ेगा। अ यूनिट ऑफ, व्हाट इज दिस यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच कॉस्ट इज असर्टेन। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें केजीज में होती हैं, शुगर इन केजीज, कुछ चीज़ें लीटर में होती हैं, मिल्क इन लीटर्स। सो जो केजी है, जो लीटर है, वो यूनिट है। ठीक है, 5 kg, 10 लीटर्स। कपड़ा जो होता है, क्लॉथ, वो मीटर्स में होता है, मीटर बिकम्स द क्राइटेरिया। कोई चीज़ किलोमीटर में होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हाईवे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे 1 किलोमीटर हाईवे, 2 किलोमीटर हाईवे। कोई यूनिट होती है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हाउस बिकम्स 1 यूनिट, 1 हाउस, 2 हाउस, 3 हाउस। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज एंड डिफरेंट यूनिट्स। सो लीटर, मीटर, केजी, grams, diamonds, gold, silver, everyone uses different kind of units, right? So unit is the base at which cost is calculated. For example, hotels की बात करेंगे, होटल के अंदर room is the criteria, room per room rent। तो सारी कॉस्ट जब हम निकाल लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो डिवाइड करते हैं उसको यूनिट से। यूनिट कुड बी एनीथिंग बेस्ड ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ द सर्विस और द प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है, ये भी बड़ा आसान सा है। मतलब किसके लिए कॉस्ट निकाल रहे हैं, वो क्या चीज है, दैट इज ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो आप प्रोडक्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट बिकम्स ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सर्विस के लिए निकाल रहे हैं, तो सर्विस बिकम्स कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एक्टिविटी, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, सो एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट इज असर्टेन्ड। तो अगर हम कह रहे हैं कि शूज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो शू का मैन्युफैक्चरिंग बिकम्स द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम बोल रहे हैं शुगर बन रही है, तो शुगर बिकम्स द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम बोल रहे हैं दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो दैट दिल्ली मेट्रो बिकम्स द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन। कॉस्ट कंट्रोल। हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट निकालना, कैलकुलेट करना, इसका मतलब ये हुआ जो P&L के अंदर एक्सपेंसेस हैं और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो P&L में नहीं है बट रिलेवेंट हैं, उन सबको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स को लगाते हुए, उनको हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। ना हमने कॉस्ट निकाल ली, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एक्स, उसकी कॉस्ट आई है 40 रुपीज़। सो प्रोडक्ट एक्स जो है हमारा, उसकी कॉस्ट है 40 रुपीज़। अब हम चाहते हैं कि ये 40 रुपीज़ कम होना चाहिए, कॉस्ट ये बहुत ज़्यादा है। तो कम होने को, या इतना ही बना रहे, ज़्यादा ना हो, इसे आगे बढ़े ना, इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टारगेट। ओके, तो जब हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग,
हम ये कह रहे हैं कि टारगेट, परफॉर्मेंस के टारगेट को सेट करना, मेजर करना और कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस से, दैट इज कॉल्ड, और फिर करेक्टिव एक्शन लेना। तो हमने बोला, क्या बोला कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर में हमारी कॉस्ट एक प्रोडक्ट की आई है 70 रुपीज। अब हम चाहते हैं जून में ये कॉस्ट या तो 70 रहे या इससे भी नीचे जाए, ठीक है। सो वी वांट टू कंट्रोल आवर कॉस्ट, वी डू नॉट वांट कॉस्ट टू हाईलाइट टू इंक्रीज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उतना रखना चाहते हैं या उसे कम रखना चाहते हैं। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि इसके अंदर मटेरियल है, इसके अंदर लेबर है, इसके अंदर और एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे जहां जहां पर भी हम कर सकते हैं वहां हम कोशिश करें और उसको बढ़ने ना दें। तो अगर हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेट हैं, that this is what the standard, either the previous month, previous quarter, previous year, whatever, so cost should not go ahead with the standard, तो cost standard के अंडर में रहे, कम रहे। so this is what the cost control, ये एक्सरसाइज है जो की जाती है कंपनीज में एंड कंटिन्यूसली की जाती है। now let's move on, cost reduction। अब एक स्टेप फर्दर, मतलब हमने ये तो इंश्योर कर लिया कि 70 रुपए का कॉस्ट है, स्टैंडर्ड है, पास्ट की है, अब 70 से ज़्यादा नहीं जानी है। हम ये चाहते हैं कि वो कम कैसे हो, एंड देन कम करने वाला जो प्रोसेस है वो रियल होना चाहिए, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन, टेम्परेरी नहीं। फॉर एग्जांपल एक जगह एक मैनुअली वर्क करता है, एक मशीन के थ्रू अगर हम उसको काम को करेंगे तो हमारे अंदर काफ़ी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो लेट्स रिप्लेस हैंडवर्क विद द मशीन। अगर हम एक स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल यूज करते हैं तो क्या हम उसमें जो होने वाली वेस्टेज को कम कर सकते हैं? अगर वेस्टेज कम हो जाती है और प्रोसेस चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो हम बोलेंगे परमानेंट एंड रियल रिडक्शन, टेम्परेरी नहीं। तो कॉस्ट रिडक्शन इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज। अगेन कॉस्ट कंट्रोल होगा तो कॉस्ट रिडक्शन की भी पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी। जहाँ जहाँ वेस्टेजेस हैं, प्रोसेस चेंज करना, मशीन चेंज करना, मेथड चेंज करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कॉस्ट रिड्यूस होती है। तो वो सारे के सारे, वो भी एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो चलती रहती है, जिससे ना केवल कॉस्ट कंट्रोल में रहती है बट कम भी होती है और हम जो है मार्केट में ज़्यादा समय तक सस्टेन कर पाते हैं। लेट्स मूव ऑन, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट, आप जैसे हमारे बुक्स का ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है, टैक्सेशन ऑडिट होता है, इसी तरह से कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर कॉस्ट ऑडिट जो है उनको कंपल्सरी होता है, उनको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। कॉस्ट ऑडिटर्स आते हैं, उन वेरीफाई करते हैं सर्टेन पैरामीटर्स एंड दे सबमिट देयर रिपोर्ट्स वेदर एवरी प्रिंसिपल, ऑल द गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स आर अप्लाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल असर्टेनिंग एंड कैलकुलेटिंग कॉस्ट। ओके, तो बिल्कुल सिमिलर है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ होता है, उसी तरह से कॉस्ट ऑडिट्स होते हैं, उनके अलग अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट। अब सबसे पहले कॉस्ट को दो टुकड़ों में बांटा जाता है, एक बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, एक बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट की जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है इजीली आइडेंटिफाइबल, मतलब अगर हमने प्रोडक्ट एक्स बनाया तो एक्स बनाने में हमारे को मटेरियल लगने वाला है, मटेरियल इज ए डायरेक्ट आइडेंटिफाइबल है। टी बननी है, टी बनने में लगने वाला मिल्क, लगने वाली टी लीव्स, उसमें डलने वाला शुगर, ये सब इजीली आइडेंटिफाइबल हैं और वो चाय बनने से संबंधित हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे जितने भी, तो एग्जांपल ये हमने चाय हमने बनाई, कॉफी हमने बनाई, उसके अंदर मिल्क लगा, उसके अंदर वाटर लगा, शुगर लगा, लीव्स लगे, वो सारे के सारे आइडेंटिफाइबल हैं। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो, अच्छा, उसके साथ साथ लेबर, मतलब हम ऐसा मानते हैं जो कॉस्ट निकालते वक्त कुछ लेबर ऐसी होती है जो आइडेंटिफाइबल होती है और कुछ लेबर ऐसी होती है जो आइडेंटिफाइबल नहीं होती है। तो जो उसको बनाती है वो आइडेंटिफाइबल है, उसका टाइम हम कैप्चर कर सकते हैं, कितना समय इसने बनाने में लिया। कुछ लेबर ऐसी होती है जो आइडेंटिफाइबल नहीं होती है, जो कॉमन होती है, उसको हम इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। तो जितने भी आइडेंटिफाइबल
एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट हैं, उन वो सब वेरिएबल होते हैं बाय नेचर। मतलब अगर हम 10 kg बनाएंगे तो ये लगेगा, अगर हम 15 kg बनाएंगे तो इतना लगेगा, 20 kg बनाएंगे तो इतना लगेगा। मतलब पर यूनिट जो है उसका रेशियो फिक्स होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर 50 ग्राम लगता है शुगर, तो 15 kg में 75 ग्राम लगेगा, 20 kg में 100 ग्राम लगेगा। तो इसका मतलब जो रेशो है वो वेरिएबल है, मतलब जितने यूनिट्स ऐड होंगे उतना उसके अंदर ऐड होता चला जाएगा एक्सपेंस। इसका मतलब डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? दो बातें, एक तो आइडेंटिफाइबल होती है कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल होती है। अगर ये दो क्राइटेरिया मीट करती है कोई भी एक्सपेंसेस तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। तो कुछ डायरेक्ट मटेरियल, कुछ डायरेक्ट लेबर और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये रॉयल्टी से कनेक्टेड है, मतलब अगर आपने 4 kg कुछ बनाया तो पर kg रॉयल्टी फिक्स है, दैट आल्सो बिकम्स अ डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल है और वो पर यूनिट के साथ वेरी कर रही है, मतलब फॉर एवरी यूनिट इट इज फिक्स। तो ये दोनों क्राइटेरिया मिलते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट है, अगर ये दोनों क्राइटेरिया नहीं मिलते हैं तो दैट बिकम्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेट्स सी अगेन, नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल, ऑल्सो वेरिएबल और फिक्स्ड, तो इट मे बी, so not easily identifiable, it could be variable or it could be fixed. For example, product X, इसको बनने में जो मटेरियल लगा आइडेंटिफाई कर पाए डायरेक्ट, लेबर लगा जो आइडेंटिफाई कर पाए डायरेक्ट, और जो कुछ एक्सपेंसेस रॉयल्टी जैसे वो डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट को हमने एक साथ कर दिया। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद वो सब मटेरियल, वो सब लेबर, वो सब एक्सपेंसेस आएंगे जो कि आइडेंटिफाइबल नहीं है इजीली, और वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए रेंट इज वन ऑफ द एक्सपेंस विच इज कॉमन, नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल एंड फिक्स इन नेचर। सैलरी मतलब एक ऐसे बंदे को सैलरी दी गई जो डायरेक्ट लेबर नहीं है, जो डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है प्रोडक्शन में, वो सुपरवाइज कर रहा है। A supervisor salary is a common cost, it is not easily identifiable, इसलिए वो जो सैलरी है वो फिक्स है और वो साथ साथ इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो कई ऐसी चीजें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन, वो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है विद प्रोडक्ट, और वो जो है वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है। तो ऐसा करके बहुत सारे एक्सपेंस जो इजीली आइडेंटिफाइबल हैं एंड वेरिएबल हैं आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट, एंड दोज आर not easily identifiable, could be variable or fixed, are called indirect cost. अच्छा, नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल ऑपरेशंस बिजनेस के जो होते हैं उनमें होने वाले रूटीन खर्चे, जो उनके होने जो है वो प्रोसेसेस का पार्ट है, उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे कॉस्ट शीट का हिस्सा बनते हैं और रेगुलर कॉस्ट कैलकुलेशन में शामिल किए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में थेफ्ट हो जाती है तो थेफ्ट इज नॉट ए नॉर्मल एक्सपेंस, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस। किसी बिजनेस में फायर हो जाती है तो फायर इज नॉट कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल कॉस्ट। हाँ, प्रोडक्शन में होने वाली वेस्टेज, रूटीन वेस्टेज, कुछ लेबर्स जो है आइडल टाइम है, थोड़ा सा उनको ब्रेक चाहिए, लंच ब्रेक चाहिए, कुछ स्पेसिफिक उनके टाइम लैग है मशीन में, एक मशीन दूसरी मशीन के बीच में जो मूवमेंट है उसमें कुछ टाइम गैप हो रहा है। तो जितनी भी नॉर्मल वेस्टेजेस हैं वो सारी नॉर्मल कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। एबनॉर्मल वेस्टेज, स्ट्राइक हो गई कंपनी में, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल वेस्टेज। किसी कंपनी के अंदर मशीन ब्रेक डाउन हो गई है, अगर मशीन ब्रेक डाउन रेगुलर सर्विस मेंटेनेंस का पार्ट है देन इट इज ए नॉर्मल कॉस्ट। अगर इसका पार्ट नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हो गया, तो लाइट फेलियर हो गया, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया, दैट इज नॉट ए नॉर्मल कॉस्ट। तो बिजनेस के कनेक्शन में होने वाले अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड रेगुलर बिजनेस कंडीशंस में होने वाले खर्चे नॉर्मल कॉस्ट हैं, अदरवाइज एबनॉर्मल है। ओके, जैसा हमने डिस्कस किया वो सारे के सारे खर्चे
जो एक्सपेक्टेड नहीं है, रूटीन का पार्ट नहीं है, इस तरह के कुछ खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे जो है खर्चे जो है हमारे एबनॉर्मल होते हैं और इनको हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते और डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होते। डेप्रिसिएशन इज ए नॉर्मल एक्सपेंस, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट को यूज करते वक्त वियर एंड टियर होगा। आपने माल उधार बेच दिया, बैड डेट्स हो गया, नॉट ए नॉर्मल एक्सपेंस। उधार बेचा, इट्स ओके, बट वो माल जो है बेचा और पैसे नहीं आए, वो एबनॉर्मल है, वो बैड डेट इज नॉट है, तो उसको हम कॉस्टिंग का पार्ट नहीं बनाते। इंटरेस्ट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस, क्योंकि वो फाइनेंशियल कॉस्ट है और हम उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट शामिल नहीं करते हैं एज ए प्रैक्टिस, एज ए ट्रेडिशन। इसी तरह से कुछ और एक्सपेंसेस हैं जिनको हम लोग नॉर्मल नहीं मानते, एबनॉर्मल मानते हैं, या हम मानते हैं कि उनका कॉस्ट कैलकुलेशन में, कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनको भी शामिल नहीं करते। ओके, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। सबसे पहले टेक्निक्स हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन फिक्स वेरिएबल का नहीं करते, हम लोग डिफरेंशिएशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का करते हैं। तो सारी डायरेक्ट कॉस्ट एक तरफ, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट एक तरफ, और उनको जोड़ते हैं और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकलती है। ये एक बड़ा प्रोमिनेंट मेथड है, कॉस्ट शीट बनाई जाती है, सबसे ज़्यादा यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होती है। फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 100 केजी बन रहे हैं, तो 100 केजी में लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक तरफ, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक तरफ, और इनडायरेक्ट के अंदर वेरिएबल फिक्स हो सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट को रिफ्लेक्ट करती है। सो वी कॉल स्टैंडर्ड cost sheet where the bifurcation is between direct cost and indirect cost. Okay, let's move on to another cost techniques which is called marginal costing. Marginal costing में जो differentiation है वो variable versus fixed है। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस एक तरफ एंड ऑल फिक्स एक्सपेंस एक तरफ। इसका मतलब वेरिएबल में क्या क्या शामिल होगा, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वेरिएबल होते ही हैं, हमने डिस्कस किया था, साथ साथ इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस हैं और वेरिएबल नेचर के हैं वो भी यहाँ होते हैं। और फिक्स का मतलब क्या हुआ, ऑल इनडायरेक्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स के अंदर जो हमारा बाइफर्केशन का करने का तरीका है, डायरेक्ट कॉस्ट चली गई एक तरफ वेरिएबल में, और इनडायरेक्ट का भी जो वेरिएबल पोर्शन है वो भी एक तरफ हो गया। सो वेरिएबल वर्सेस फिक्स्ड जो है डिफरेंशिएशन होता है, और जो है स्टॉक पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। ये भी प्रोमिनेंट टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग, और डिसीजन मेकिंग जब करना हो हमारे को तब इसको यूज किया जाता है। ओके, फिक्स कॉस्ट इसके अंदर सेपरेटली ट्रीट होती है और P&L से चार्ज की जाती है। Now let's move on. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मतलब बड़ा सिंपल है, जैसा इसका टर्म कह रही है, सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल। मतलब किसी प्रोडक्ट के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग, किसी प्रोडक्ट के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सेगमेंट टू सेगमेंट, मल्टीपल टेक्निक्स ना लगा के हम बोलते हैं सेम टेक्निक यूज करेंगे, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मतलब जिससे हमारा कंपैरिजन करना आसान हो, हमारा कंट्रोल करना आसान हो, हमारा कॉस्ट रिडक्शन करना आसान हो। तो कई सारी कंपनीज जो क्या करती हैं, एक ही तरह की कॉस्ट टेक्निक जब यूज करती हैं, चाहे वो कोई सी भी कॉस्ट टेक्निक हो सकती है, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ओके, डायरेक्ट कॉस्टिंग अगेन मिलता जुलता है। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज एज ए कॉस्ट एंड इन ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इसका मतलब सेल माइनस डायरेक्ट कॉस्ट जो आता है उसमें से सारे की सारे इनडायरेक्ट को घटा के प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसके अंदर ये सिंपल टेक्निक्स है, यूज होती है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है, बट कई ऑर्गेनाइजेशंस के स्पेसिफिक नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज में स्पेसिफिक पर्पस को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में बहुत बड़ा गैप है कॉस्ट का, और जहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये टेक्निक को यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कई सारे इंडस्ट्रीज में कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज की जाती है। मतलब
ऑलरेडी प्री डिफाइंड कॉस्ट होती है। तो हमने ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस पे पास्ट ईयर्स में देखा कि कितनी कॉस्ट एक प्रोडक्ट की होनी चाहिए। तो हमने एसर्टेन किया, ऑर्गेनाइजेशन ने, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 70 रुपीज़ पर केजी होनी चाहिए। देन वी सी इन रियलिटी हाउ मच कॉस्ट हैपन्स। इफ इट इज 65 वी से हमारे को 5 का गेन हो गया, इफ इट इज 75 वी से हमारे को 5 रुपए का लॉस हो गया। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स कॉस्ट इज ऑलरेडी ascertained based on certain facts in past and actual costs are compared. Now another thing is historical cost. हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर भी हम जानते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर जो कॉस्ट एक्चुअल में इनकर्ड होती है हम उसको लिया जाता है और ये चेंज नहीं होती है। मतलब एक्चुअल कॉस्ट के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं और फिर बाद में उनको कंपेयर किया जाता है रियलिटी के साथ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती हैं। हमने अभी तक देखा कॉस्ट का रिलेशन किसके साथ देखा, प्रोडक्ट के साथ देखा, सर्विस के साथ देखा, प्रोसेस के साथ देखा, प्रोजेक्ट के साथ देखा। अब हम एक्टिविटी के साथ, फॉर एग्जांपल ऑर्डरिंग मतलब परचेज ऑर्डर, माल को प्रोक्योर करना, खरीदना अपने आप में एक एक्टिविटी है, उसकी कॉस्ट। मशीन को सेटअप करना सो दैट इट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाए, ये अपने आप में एक्टिविटी है। क्वालिटी चेक ऑफ द प्रोडक्ट अपने आप में एक्टिविटी है। तो इसका मतलब पूरा जो साइकिल है प्रोडक्शन का, पूरा कॉस्ट से रिलेटेड जितना भी साइकिल है उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है और छोटे छोटे एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है। तो कॉस्ट एज ए होल नहीं निकलती प्रोडक्ट की, कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड निकलती है। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में अगर 50 एक्टिविटीज हैं तो 50 एक्टिविटीज की अलग अलग कॉस्ट निकलेगी और उन सबको जोड़ दिया जाएगा, तो दैट बिकम प्रोडक्ट कॉस्ट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल में, कॉस्ट रिडक्शन में बड़ी हेल्प करती है। एक्टिविटीज की स्ट्रीमलाइन करने में, एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल होने में, काफ़ी सारे एनालिसिस करने में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हेल्पफुल होती है। ओके, विद दिस thank you very much. We'll come up with more theories in coming lectures. Thank you.